एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। वे बहुत ही दयालु और ईमानदार किसान थे। उनका जीवन खेती पर निर्भर था और वे कठिन परिश्रम करके अपने छोटे से खेत में फसल उगाते थे। रमेश गांव वालों को अच्छी सलाह दिया करता था और गांव वाले रमेश की तारीफ किया करते थे। रमेश की अच्छी फसल और तारीफ सुनकर उसका पड़ोसी मोहन बहुत जलता था। मंगरुआ भाई, आपने इस साल मुझसे चावल की बोरियां नहीं खरीदी। हर साल तो अब तक खरीद लेते थे। क्या बात है? आप कहें तो कल आपके घर चावल की बोरियां भिजवा देता हूं। आप हाथों हाथ पैसा भी भेज देना। कोई जरूरत नहीं है मोहन भाई। इस साल मैं रमेश से चावल की बोरियां खरीद लिया हूं। पिछले साल तुम्हारे चावल की बोरियों में ढेर सारे कंकर थे। इस बार हमने तय किया कि हम रमेश से ही चावल लेंगे। उसके चावल साफ सुथरे होते हैं और वह गांव वालों को कुछ कम पैसों में भी चावल दे देता है। अगर पैसे ना हो तो उधार भी दे देता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो भाई। रमेश एक बहुत अच्छा इंसान है। वह हमारी तकलीफों को समझता है। मेरे पास 50 रुपए कम थे, फिर भी उसने मुझे चावल दे दिया। रमेश निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करता था, चाहे वह कोई भी हो। एक दिन रमेश अपने खेत से काम करके लौट रहा था। उसने रास्ते में एक बूढ़ी काकी को देखा जो सिर पर बोझ रखकर चल रही थी। भारी वजन से वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रमेश ने जल्दी से काकी को आवाज देते हुए कहा, काकी, आप इधर कहाँ जा रही हो? बहुत ज्यादा भारी है, आप गिर जाएंगे। इसे नीचे रखकर थोड़ा आराम कर लीजिए। आपसे तो सही से चला भी नहीं जा रहा है। और आपने इतना बड़ा बोझ क्यों लिया है? आपकी उम्र नहीं है ये सब काम करने की। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा बेटा? कुछ साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया है। घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरा बेटा और बहू तो शहर चले गए हैं। अगर मैं यह सब नहीं करूंगी तो कौन करेगा? पर काकी, मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। देखोगे भी कैसे बेटा? मैं इस गांव की नहीं हूँ। बगल वाले गांव में मंदिर के पास वाले घर में रहती हूँ। तो फिर आप यहाँ कैसे? क्या किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हो? नहीं बेटा, भला ऐसे बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार मेरी मदद क्यों करेगा? जब तक मेरे पति जिंदा थे वह इसी गांव में लकड़ियां लेने आया करते थे। यहाँ की लकड़ियां सूखी और कड़क होती हैं, जिससे आसानी से खाना बन जाता है। बस इसी को जमा करके रखती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। अगर मेरा बेटा मेरे पास होता तो मुझे यह सब करना नहीं पड़ता। ऐसा क्यों कह रही हो काकी? क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ? चलिए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। बेटा, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। तुम तकलीफ मत लो। ऊपर वाले ने इतना बड़ा और मजबूत शरीर दिया है, अगर किसी जरूरतमंद की मदद ना कर सका तो फिर क्या फायदा ऐसे शरीर का। आप चलिए, यह बोझ में ले लेता हूं। घर पहुंचने पर सीमा ने पूछा, जी, आपको इतनी देर क्यों हो गई घर आने में? आप तो राजेश काका के यहाँ से पैसे लेने गए थे ना? क्या हुआ? उन्होंने फसल के पैसे दिए या नहीं? या फिर आज भी कोई बहाना बना दिया? आपको तो सारा गांव मिलकर बेवकूफ बना देता है। आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। सीमा, मैं राजेश काका के यहाँ से पैसे लेकर लौट ही रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी काकी मिली। वह लकड़ियों का एक गट्ठर लेकर जा रही थी। वजन के कारण उसके पैर कांप रहे थे। बस मुझे देखा नहीं गया और लकड़ियों का गट्ठर मैं उनके घर तक पहुंचा के आ गया। आपको क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की? ठीक है, अगर वह बुढ़िया परेशान थी तो आप उनसे सहानुभूति दिखाकर घर भी लौट सकते थे ना, जैसे बाकी सब लोग करते हैं। क्या गांव में कोई और नहीं था बूढ़ी काकी की मदद के लिए? आप कब तक ऐसे ही लोगों की मदद के लिए खुद परेशान होते रहेंगे? मुझे पैसे दे दीजिए, कमरे के पीछे वाली खिड़की की मरम्मत करवानी है। शाम होते ही ठंडी हवा आने लगती है। पिंकी को सोने में परेशानी होती है। सीमा, वह पैसे तो मैंने काकी को ही दे दिए। देखो सीमा, तुम नाराज मत होना, वह विधवा औरत थी।
घर में अकेले ही रहती है, मैंने बस उनकी एक छोटी सी मदद करने की कोशिश की है। आप और आपकी मदद, क्या आपने सच में सारे पैसे बूढ़ी काकी को दे दिए? मैं तो आपसे परेशान हो गई हूँ। मुझे तो लगता है एक दिन आपकी ये आदत हमें रास्ते पर ले आएगी। इस तरह से चलता रहा तो एक दिन हमें लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी, और उस दिन हमारी मदद के लिए कौन आता है देखती हूँ मैं। ऐसा नहीं है सीमा, अगर हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। चलो, अब मैं खेतों में काम करने निकलता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रमेश की लोकप्रियता पूरे गांव में बढ़ती ही रहेगी। इस तरह तो लोग सिर्फ उससे ही अनाज लेंगे। अगर वह यूं ही लोगों को उधार पर चावल देता रहा तो मुझसे कौन खरीदेगा? मुझे इस रमेश से तो बात करनी ही होगी, वरना वह मेरा वर्षों का बना बनाया व्यापार कुछ दिनों में ही खत्म कर देगा। तभी रमेश खेतों से काम कर घर लौट रहा था। तब उसका पड़ोसी मोहन उससे कहता है, रमेश भाई, मैंने सुना है आप गांव वालों को उधार और कम पैसे में अनाज दे रहे हैं। देखिए, मेरा वर्षों का तजुर्बा यह कहता है कि इस तरह से तो आप कभी मुनाफा नहीं बना पाएंगे। आप एक काम करिए, आप भी मेरी तरह चावल में कंकर डस्ट मिलाकर बेचिए। इस तरह आप कुछ पैसे खुद के लिए भी बचा सकेंगे, और गांव वालों का क्या है, वो तो आपसे कर्ज लेकर भूल जाएंगे, फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। धन्यवाद भाई, लेकिन मैं चावल में कंकर नहीं मिला सकता। ईमानदारी से बचे हुए कम पैसों में ही मैं खुश हूं, और गांव में जो लोग गरीब हैं, मैं बस उन्हें ही उधार दे रहा हूं। देखो भाई, मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन इस तरह बेईमानी से कमाया हुआ पैसा उतनी ही आसानी से खत्म हो जाता है। आप भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए, अब मैं चलता हूं। नदी के उस पार मुझे चावल की बोरियां पहुंचानी हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन जब रमेश जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था, रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत परेशान और भूखा लग रहा था। काका, इस तरह जंगल में अकेले आप यहां क्या कर रहे हैं? आपकी हालत भी ठीक नहीं लगती। क्या बात है, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक नहीं हूं। दरअसल मैं इस जंगल के रास्ते अपना घर जा रहा था और रास्ता भटक गया। फिर चलते चलते पता नहीं मैं जंगल के किस कोने में पहुंच गया। वहां कुछ बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे पास मौजूद सारा सामान लूट लिया। अब मैं निहत्था रह गया हूं। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनका मुकाबला करता। आप चिंता मत करिए, आप मेरे घर चलिए, मैं यही पास में रहता हूं। आप चलकर कुछ देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके घर पहुंचने का इंतजाम कर दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम्हारे घर? धन्यवाद तुम्हारा, लेकिन मैं तो यहां किसी सवारी या बैलगाड़ी का इंतजार कर रहा था। शायद कोई मेरी मदद कर दे। तुमने मुझे मदद के लिए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? मुझे भला क्या परेशानी होगी काका? आप निश्चित होकर मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी पत्नी सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपको भूख भी लगी होगी ना? ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो चलो। भूख के मारे ऐसा लग रहा है कि चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। रमेश ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और फिर उसे उसके घर जाने का इंतजाम किया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपके गांव पहुंचाने का सारा इंतजाम हो चुका है। आप निश्चिंत होकर जाइए। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। जब तुमने मुझे अपने घर आने को कहा तब मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम तो सच में मुझे अपने घर ले आए। मेरी प्रार्थना है कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें जीवन में जो चाहिए वो सब मिले। नहीं नहीं, मैंने तो आप पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। दूसरों की मदद करके मुझे एक अलग खुशी मिलती है। अगर आप मेरी मदद का बदला देना चाहते हैं तो आप भी किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिएगा। इस तरह मैं समझूंगा कि मैं अपने काम में सफल रहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम अपनी इस नेकी के बदले मुझसे कुछ और भी मांग सकते थे।
लेकिन तुम एक ईमानदार और स्वाभिमानी आदमी लगते हो। जो भी हो, जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तुम्हारे उच्च विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जीते रहो बेटा। उम्मीद है तुमसे फिर कभी मुलाकात होगी। बूढ़ा व्यक्ति रमेश को ढेरों दुआएं देकर विदा हुआ। फसल की अच्छी पैदावार के लिए आप भी मेरी तरह अच्छे बीजों का उपयोग करिए। देखिए, मैंने पिछले साल सबसे अच्छे प्रकार के बीज बोए थे और मुझे फसल बेचकर अच्छे पैसे भी मिले। भला हो रमेश भाई का, उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी। उनकी मदद की वजह से मैंने 4 पैसे ज्यादा कमा लिए। अब इस बार भी उन बीजों को अपने खेतों में बो दूंगा। सुना है रमेश भाई ने कल एक मुसाफिर की मदद की है और बदले में कुछ भी नहीं लिया। सच में मानना पड़ेगा, रमेश हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। मैं भी कल उसके पास जाऊंगा अपनी फसल की अच्छी उपज के लिए सलाह लेने। इस तरह रमेश ने गांव वालों की मदद करता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने इकट्ठे हुए और बोले, भाई रमेश सबकी बहुत मदद करता है, क्यों ना हम लोग सब मिलकर इस बार रमेश को ही गांव का मुखिया बना दिया जाए। हाँ भाई, एकदम सही बोल रहे हो। मदद के साथ साथ वह ईमानदार भी है। वह अगर गांव का मुखिया बन जाए तो हमारे गांव में पानी के साधन भी हो जाएंगे। सभी गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि इस बार गांव का मुखिया रमेश ही बनेगा। मुखिया जी, गांव के लोग इस बार रमेश को गांव का मुखिया बनाने का फैसला कर रहे हैं। देख गोलू, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इस रमेश का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो मेरा क्या होगा। अगली सुबह रमेश अपने खेत से आ रहा था। तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने मिलकर रमेश की अच्छे से पिटाई कर दी और पिटाई करने के बाद कहा, तू 2 दिन के अंदर गांव छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरे बीवी बच्चे को मैं खलास कर दूंगा। सब चले जाते हैं और इधर महेश दर्द से करारते हुए घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, आपको चोट कैसे लगी? क्या बताऊं सीमा, मैं खेत से घर वापस आ रहा था तो कुछ बदमाशों मुझे रास्ते में पीटने लगे। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं और कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर गांव छोड़ दो। अगर तूने 2 दिन के अंदर गांव नहीं छोड़ा तो तुम्हें और पिंकी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब क्या हुआ जी? आप तो गांव वालों की बहुत मदद करते थे, आज क्यों नहीं आए? गांव वाले आपकी मदद करने मैं आपको हमेशा समझाती थी, पहले अपना देखिए फिर दूसरों का देखिए, पर आप तो मेरी एक बात नहीं मानते थे। इस तरह से बोलकर सीमा चोट वाले जगह पर हल्दी लगा रही थी। तभी रमेश बोलता है, अरे सीमा, चोट वाले जगह पर सब मलहम लगाते हैं, तुम तो नमक छिड़क रही हो। अच्छा छोड़िए ये सब, पहले ये बताइए कि उन बदमाशों का क्या करना होगा। हाँ सीमा, मैं भी उन बदमाशों के बारे में ही सोच रहा था। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम पुलिस थाने में उन बदमाशों के बारे में रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम अपनी जमीन और घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, और जाएंगे भी क्यों, क्या कसूर है हमारा। हाँ सीमा, आज ही हम लोग गांव के थाने में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं। और इधर रमेश का पड़ोसी मोहन यह सोचकर परेशान था, अगर इस बार भी रमेश की फसल अच्छी हो गई तो गांव वाले सभी रमेश से ही फसल खरीदेंगे। मैं ऐसा क्या करूं जो गांव वालों रमेश से फसल न खरीदकर सभी मुझसे फसल खरीदें? क्यों न हम रमेश की फसल बर्बाद कर दें? इधर रमेश गांव के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देता है। आप चिंता मत करो रमेश, मैं उन बदमाशों को शाम तक जेल खाने में डाल दूंगा। आप घर जाओ और आराम से रहो। इधर रमेश घर जाकर बड़ी उदास मन से लेट जाता है और शाम होते ही पुलिस उन बदमाशों को जेल में डाल देती है। उसकी अच्छी धुलाई करने के बाद पता चलता है कि यह काम मुखिया ने करवाया था। कोई बात नहीं बेटा मुखिया, तू आज रात सो ले, मैं तुम्हें सुबह जेल में डाल दूंगा। और इधर रमेश का पड़ोसी मोहन रात होने का इंतजार कर रहा था। आधी रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। तब मोहन रमेश के खेत में जाकर आग लगा देता है और चुपचाप से घर आकर सो जाता है। सीमा, तुम मेरा खाना बांध दो, मैं खेत पर ही खा लूंगा, क्योंकि खेत पर आज कुछ ज्यादा ही काम है। बेचारा रमेश अपने खेत की फसल से बहुत खुश था, पर वह इस बात से अनजान था कि उसके खेत में अब फसल नहीं रही।
जब वह खेत के समीप पहुंचता है और चौंक जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? कल तक तो सब ठीक था, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? रमेश बड़ी उदास मन से घर आ जाता है और सीमा से कहता है, सीमा, हमारी फसल में आग लग गई। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया था, फिर भगवान हमें यह दिन क्यों दिखला रहे हैं? इधर पुलिस मुखिया को गांव से उठाकर जेल में डाल देती है और रमेश को खबर पहुंचा देती है। सीमा, मैं पुलिस थाने होकर आता हूं, पुलिस ने मुझे बुलाया है। रमेश पुलिस थाने जा ही रहा था कि रास्ते में उसे वह बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जिसे रमेश ने अपने घर पर खाना खिलाया था। बेटा, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं काका, मेरे दिन अभी बहुत बुरे चल रहे हैं। मेरे फसल के खेत में आग लग गई और दूसरी तरफ गांव के कुछ बदमाशों से परेशान हूं। रमेश काका को ये सब बात बताकर पुलिस थाने पहुंचता है। जब वह मुखिया को पुलिस थाने में देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। तभी मुखिया बोलता है, रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जगह कोई ले, इसीलिए मैंने तुझे सिर्फ डराने धमकाने के लिए ऐसा किया था। प्लीज रमेश भाई, केस वापस ले लो, नहीं तो गांव वाले सब मेरे ऊपर थू थू करेंगे। मुखिया जी, मैं तो क्या, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता था अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते। और रही केस वापस लेने की बात, तो मैंने केस वापस लेने के लिए नहीं किया था। ये कहकर रमेश घर वापस आता है तो देखता है कि उसके घर पर बहुत सारे चावल की बोरियां रखी हुई हैं। हाँ हाँ, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मान गई हूँ कि आपने बूढ़े काका की मदद की थी, इसलिए काका ने आपकी भी मदद की है। अच्छा, तो इसका मतलब ये चावल की बोरियां बूढ़े काका ने मेरे घर तक पहुंचाई हैं? हाँ जी, ये चावल की बोरियां बूढ़े काका ने ही पहुंचाई हैं। आप सही कहते थे जी कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो मुसीबत में वो भी हमारी मदद करेंगे। अच्छा जी, पुलिस ने आपको क्यों बुलाया था? सीमा, हमारे गांव के जो मुखिया हैं ना, उन्हीं के कहने पर बदमाशों ने मुझे पीटा था। पर क्यों जी? मुखिया ने ऐसा क्यों करवाया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रमेश ने सीमा को मुखिया बनने वाली बात बता दी। अच्छा, तो इसका मतलब मुखिया को जलन होने लगी थी। रमेश और सीमा की सारी बातें दरवाजे के पास खड़ा मोहन चुपके से सुन रहा था। वह गांव जाकर सभी लोगों को मुखिया की हरकतों के बारे में बता देता है। अरे भाई, मुखिया तो सच में रमेश के साथ बहुत गलत किया है। हमें रमेश का साथ देना चाहिए, क्योंकि रमेश ने हमेशा हमारा बुरे वक्त में साथ दिया है। इतने सारे चावल की बोरियां, ये अनाज तो मेरी मेहनत की कमाई नहीं है ना, इसलिए थोड़े अनाज अपने पास रखकर बाकी के अनाज गांव के गरीब लोगों को बांट देते हैं। भगवान मुझे माफ कर दो। रमेश की फसल में मैंने जो आग लगाई थी, वह बात किसी को मत पता चलने देना, नहीं तो यह रमेश मुखिया की तरह मुझे भी जेल में डलवा देगा। भगवान, सिर्फ एक बार मेरी गलती माफ कर दो। आप तो एक बार सभी की गलती माफ करते हो। आज के बाद मैं यह सब काम कभी नहीं करूंगा। अगले दिन रमेश ने कुछ अनाज अपने पास रखकर बाकी का अनाज गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। ये सब देखकर गांव वालों ने रमेश को मुखिया के लिए चुन लिया। वहां खड़ा रमेश का पड़ोसी मोहन चुपचाप देखता ही रह गया। रमेश मुखिया बनकर गांव वालों की हर ज़रूरत को पूरा करने लगा और गांव वाले भी रमेश को मुखिया बनाकर बहुत खुश हुए।